नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आरजेडी ने भले ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इन प्रत्याशियों को लेकर घर में ही सहमति नहीं है। तेजस्वी यादव ने जहानाबाद सीट से सुरेंद्र यादव के नाम का ऐलान किया है, लेकिन सुरेंद्र यादव के विरोध में तेज प्रताप यादव आ गए हैं। दरअसल जहानाबाद से चंद्र प्रकाश यादव के समर्थक पटना में तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंच गए और उनके लिए तेज प्रताप यादव का समर्थन मांगा। बात करने के बाद तेज प्रताप यादव ने समर्थकों से कहा कि वो चंद्र प्रकाश यादव का पर्चा दाखिल करवाएं, वो उनके साथ हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि चंद्र प्रकाश यादव का समर्थन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां की जनता चाहती है और चंद्र प्रकाश यादव के पार्टी का सिंबल मिले, इसके लिए वो तेजस्वी यादव से बात करेंगे। वहीं शिवहर सीट को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि शिवहर सीट पर तेज प्रताप के विरोध को देखते हुए ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया। दोनों सीटों पर तेज प्रताप के विरोध को देखते हुए आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। इनका 24 तारीख को इनका नॉमिनेशन होगा। चंद्र प्रकाश जी हैं, चंद्रिका जी के जो वहाँ बीएड कॉलेज है, इनका तमाम है, सब चीज है, पूरा इनका पकड़ रहा है। और पिताजी के साथ रहे हैं, पिताजी के साथ रहे, छात्र जीवन से साथ में रहे हैं पिताजी के। और डिमांड है कि नौजवान का, आप इनके साथ हैं चंद्र प्रकाश जी के? जो नौजवान है, जो पब्लिक का डिमांड है, मैं उसके साथ हूँ। अंगेश को भी आप टिकट देने के लिए बोला है? अंगेश जी के लिए भी मैंने बात किया है तेजस्वी जी से। अच्छा, तेजस्वी जी बोले हैं 1-2 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा, तो फिर मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको बताने का काम करेंगे। अरे 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं। बांका से टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के खिलाफ बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही पुतुल देवी को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। वहीं मामले पर पुतुल देवी ने कहा कि वो शुक्रवार को ही बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुकी हैं। पुतुल देवी ने कहा कि पार्टी की ओर से आश्वासन मिलने के बाद भी टिकट नहीं मिलने से नाराज जनता ने उन्हें मैदान में उतारने की सलाह दी, इसलिए वो आम जन की सलाह पर चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि बांका से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हैं पुतुल देवी और पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी है पुतुल देवी। और उन्होंने कहा है कि अब परिवार के साथ भरोसा था जनता का और इसीलिए उन्होंने उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबर से इनकार कर दिया है। जी बिहार झारखंड से शकील अहमद ने कहा कि मधुबनी से मैदान में उतरने की इच्छा जरूर थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर अब वो गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। देखिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कांग्रेस का नुकसान हो, और कांग्रेस का नुकसान होगा तो मैं समझता हूं देश का नुकसान होगा। इसलिए कभी किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और गठबंधन में जब सब फाइनल हो गया तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कांग्रेस का नुकसान हो, इस गठबंधन का नुकसान हो। चारा घोटाले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रिम्स में कई लोग पहुंचे। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू यादव से मिलने वालों में समस्तीपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी अशोक राम भी थे। इसके अलावा सैयद फैसल अली और लालू की जीवनी पर किताब लिख रहे कपीश गौतम मेहरा भी मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान लालू से मुलाकात करने के बाद पेइंग वार्ड से निकलने पर कांग्रेस नेता अशोक राम ने कहा कि लालू यादव महागठबंधन के प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से खुश हैं। उन्होंने जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। ऐसे से एक चिकित्सक भी हूँ, तो उनकी बीमारी के बारे में मुझे जानकारी है, तो मैं उस दृष्टिकोण से भी उनसे देखने आया हूँ। और एक अभिभावक के रूप में सब दिन रहे हैं मेरे अभिभावक के रूप में, तो इसीलिए मैं चूँकि चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, समस्तीपुर से महागठबंधन का मैं उम्मीदवार हूँ कांग्रेस के तरफ से। तो महागठबंधन के हमारे नेता हैं, आशीर्वाद लेना है, तो आशीर्वाद भी उनका मिल जाएगा और उनके हालचाल भी जरा देख लेंगे। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ज़्यादा जिज्ञासा है। हनुमान की तरह रहता हूँ और हनुमान की तरह काम करता हूँ और हनुमान की तरह काम करके दिखा देता हूँ। और यही मेरा वफादारी के देख करके
ईमानदारी के देख करके लालू जी अपने हाथों से खाना खिलाए हैं और खुद अपने भी एगो प्लेट में बैठ के खाए हैं। रघुपति राघव राजा राम, भाजपा के भगाद सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बना द सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, लालू जी के जेल से छोड़ा द सीताराम। गया में आम सभा के लिए बनाया गया महागठबंधन का मंच अचानक टूट गया। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री और हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। हादसे में सभा को कवर करने गए पत्रकारों समेत कई नेताओं को मंच से नीचे गिरने की वजह से चोट भी आई। मंच टूटने के बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में मंच पर मौजूद सभी लोग बाल बाल बच गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी नेता मंच पर मौजूद थे और अचानक से मंच जो है वो भरभरा कर गिर गया। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। प्रत्याशियों के नाम भी लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। इस बीच आरजेडी के नेता फातमी के बगावती तेवर भी सामने आ चुके हैं। उनका दर्द छलक गया कि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन फातमी सिर्फ अकेले नहीं है जो टिकट न मिलने की कसक को लिए दिल में बैठे हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी उनमें से एक हैं जो टिकट की आस तो लगाए बैठे थे लेकिन मिला नहीं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आरजेडी के नेताओं का दर्द, टिकट न मिलने की कसक, सीनियर्स को चाहिए टिकट। तेजस्वी यादव ने जिस दिन अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया उस दिन तो सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेता फातमी के दिल टूटने की खबर आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी के दूसरे नेताओं में इसकी कसक नहीं थी। पार्टी टिकट की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है, लेकिन चुनिंदे ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश पूरी होती है। फातमी की इस बार पूरी नहीं हुई तो वो अपने दर्द का इजहार कर गए, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इस दर्द को पी गए। पर अब जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो दर्द छलक कर बाहर आ गया। शिवानंद तिवारी उन्हीं में से एक हैं। टिकट की उम्मीद थी लेकिन पूरी नहीं हुई। यहाँ से माले को मिला है, वो लड़का जो है जो हमको फोन किया था जो माले का उम्मीदवार है, हम कहा कि एकदम तुम्हारे लिए हम लगेंगे। को नहीं लगता है, हाँ गुस्सा है, क्षोभ है, उसका उसको मैंने प्रकट कर रहे हैं, उसका इजहार हो रहा है, ठीक है। लेकिन चुनाव लड़ना है, रिबेल होकर के चुनाव लड़ना, जो आपके समर्थक हैं उनको भी आप जो है संकट में डालिए। शिवानंद तिवारी का सपना था लोकसभा पहुंचने का। आरा उनका गृह क्षेत्र भी है, लेकिन उनकी ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। शिवानंद के इस बयान के बाद अब विरोधियों को मौका मिल गया है कि इसी बहाने ही सही महागठबंधन को निशाने पर लिया जाए। जेडीयू का आरोप है कि वरिष्ठों के पास पैसा था नहीं, इस वजह से उन्हें दरकिनार किया गया। बड़े नेता हैं, पैसा तो दे नहीं सकते हैं। नया नेतृत्व तो बिना पैसे के सुनता नहीं है। ये सब प्रॉब्लम हो गया आज की जनरेशन में। कहां से उनका होगा कुछ? सहानुभूति है हमारी। वैसे ये कहानी सिर्फ फातमी और शिवानंद तिवारी की ही नहीं है। महागठबंधन के कई सीनियर लीडर हैं जिनके सपने इस बार टूट गए हैं। निखिल कुमार हों, शकील अहमद हों, ये वो नाम हैं जो चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन उनकी ये चाहत अधूरी रह गई। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार के दोनों गठबंधनों ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। नाम के ऐलान के बाद अब सियासत प्रत्याशियों के चयन को लेकर है। एनडीए की तरफ से महागठबंधन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज्यादातर टिकट बाहुबलियों को दिया गया है और अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज किया गया है। लेकिन क्या एनडीए के इन आरोपों में दम है? अगर देखा जाए तो बाहुबलियों को टिकट देने में दोनों गठबंधन कम नहीं है और अल्पसंख्यक के मामले में एनडीए के पास सिर्फ एक उम्मीदवार है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खास कर करके तो ये महागठबंधन को आईना दिखाने जैसे। प्रत्याशियों को लेकर सियासत, बाहुबली अल्पसंख्यक का मुद्दा,
किसने दिया बाहुबलियों को टिकट? किसने काटा अल्पसंख्यक का हिस्सा? बिहार के दोनों गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लगभग सभी नाम तय हो चुके हैं। अब इन तय नामों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मोर्चा खोला है एनडीए ने। एनडीए का आरोप है कि महागठबंधन ने बाहुबलियों को टिकट दिया है और अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खास कर करके, चाहे वो मधुबनी का मामला हो, दरभंगा का मामला हो, ये तमाम लोग आईना दिखा रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी का क्या हुआ। हमारे सवाल पर आपकी चुप्पी क्यों है महागठबंधन के नेताओं का? तो ये महागठबंधन को आईना दिखाने जैसे। एनडीए में तो कोई बाहुबली है नहीं, और जहां तक बाहुबली के परिवार के लोग लड़ रहे हैं, जनता सब समझती है। जनता देश के लिए और सशक्त शासन के लिए मतदान करती है। किसी अपराधी को और किसी अपराधी के परिवारों को या कोई जन्मजात और वंशवाद चलाने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करती है। वैसे गौर करें तो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ने बाहुबलियों या उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया है। और अल्पसंख्यक की बात करें तो एनडीए ने सिर्फ 2 अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करें तो 2 मुस्लिम, 2 सवर्ण, 2 शेड्यूल कास्ट, 1 ओबीसी। आरजेडी ने 18 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इनमें 8 यादव जाति से, 3 राजपूत से, 4 मुस्लिम समुदाय से, 1 अति पिछड़ा समुदाय से और 2 अनुसूचित जाति से उम्मीदवार होंगे। आरएलएसपी से घोषित 1 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से आते हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इसके अलावा 3 कुशवाहा और 1 सवर्ण को टिकट दिया जाएगा। वहीं मुकेश सहनी के वीआईपी को 3 सीटें मिली हैं। उनकी तीनों सीटें अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को ही मिलेंगी। यानी बाहुबलियों के साथ साथ अल्पसंख्यकों को जगह मिली है। और यही वजह है कि महागठबंधन अपने विरोधियों के दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। अगर ये बात बाहुबली का किया जाए तो ये गलत ही होगा। इसलिए महिला घर की एक शान होती है। वो अगर कहीं महिलाएं को हम निश्चित रूप से अगर कोई तरजीह दे रहे हैं तो आपको और सम्मानित करना चाहिए कि महिला को हम लोगों ने टिकट दिया। वैसे एनडीए के प्रत्याशियों को देखें तो बीजेपी ने 50% से ज्यादा उम्मीदवार अगड़ी जाति के दिए हैं। वहीं जेडीयू ने 2 अगड़ी जाति को छोड़कर 13 पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। वहीं एलजेपी ने 3 शेड्यूल कास्ट, 2 सवर्ण, 1 मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर गौर कीजिएगा तो एनडीए ने सिर्फ 2 अल्पसंख्यक प्रत्याशी को तरजीह दी है, जबकि बाहुबलियों के रिश्तेदारों को एनडीए ने भी खूब मौका दिया है। यानी पलड़ा दोनों तरफ एक ही जैसा है, बस कहने के लिए आरोप और प्रत्यारोप का खेल हो रहा है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। दिल्ली के निर्भया कांड जैसी घटना सूबे के छपरा में हुई है। 7 साल के मासूम के साथ जो हैवानियत हुई उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पीड़ित का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जेडीयू ने भरोसा दिलाया है कि स्पीडी ट्रायल करके दोषी को सजा दिलवाई जाएगी। वहीं विरोधी दलों ने भी इस घटना की निंदा की है। छपरा में निर्भया कांड, मासूम के साथ हैवानियत, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। छपरा में 7 साल की मासूम के साथ जो हुआ उसे सुनकर, देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आरोपी तो हैवानियत की सारी हदें पार कर गया, बिल्कुल दिल्ली के निर्भया कांड जैसा। गंभीर हालत में पीड़िता को पटना लाया गया, जहां अब वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को लगा दिया। पटना मेडिकल कॉलेज के सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेटिशियन सभी उसमें लग गए और उस बच्ची के ऊपर 3 घंटे मेहनत करके उनका सारा जो रिपेयर था,
जहां जहां वो क्षतिग्रस्त हिस्सा था वो रिपेयर कर दिया गया है। हमारे सरकार तो इस पर बहुत कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। इस लड़का जो किया है उसका परिवार कोई बचेगा नहीं, सब पर बहुत कार्रवाई होगी। छपरा में हुए इस घटना की चौतरफा निंदा की जा रही है। मांग की जा रही है कि पकड़े गए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उधर जेडीयू ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये सामाजिक रूप से कलंक ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो कानून तो अपना काम करेगा ही, स्पीडी ट्रायल भी होगा और साथ ही साथ समाज भी ऐसे अराजक, चरित्रहीन, संस्कारहीन व्यक्ति जो उसी गांव का हो, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग तो समाज में भी दंडित होंगे। ऐसे लोगों को तो तत्काल ही, अगर कानून में कहीं कोई प्रावधान हो तो तत्काल ट्रायल करके ऐसे लोगों के मौत के घाट उतार देनी चाहिए। समाज के लिए कलंक है और इससे बड़ा गैर आचरण कुछ हो नहीं सकता। कि जब इनसे राज्य नहीं चल रहा तो इनको निश्चित रूप से राज्य से इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्रालय से कम इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके राज में हमेशा बिहार शर्मसार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। फिलहाल तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से छपरा में निर्भया कांड को दोहराया गया, कई सवाल खड़े कर रहा है कि बार बार आधी आबादी के साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्या सामाजिक सोच का दायरा सिमटता जा रहा है? पटना से संजय के साथ धीरज ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि 3 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपी को सजा दिलाने और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में स्पीडी ट्रायल कराने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, फिर सदर अस्पताल में उसका मेडिकल टेस्ट कराकर उसे जेल भेज दिया गया। 7 साल की बच्ची के साथ किसी ने बलात्कार करके और उसके साथ मारपीट की, गंभीर वायलेंस किया था, जिसके बाद थाना प्रभारी उसको सत्यापन में गए। सदर डीएसपी भी जांच के लिए गए तो प्राथमिक छानबीन में पता चला कि उस लड़की के ही संबंधी जो गुतिया में उसके संबंधी ही लगेंगे, उनके द्वारा एक व्यक्ति द्वारा यह घटना को कारित किया गया है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब ब्रजेश ठाकुर समेत सभी 20 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस चलेगा। एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने पॉक्सो एक्ट, आपराधिक साजिश रचने के अलावा अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। ब्रजेश ठाकुर, रामानुज, अश्विनी समेत सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश रचने का केस चलेगा। अगर इन धाराओं में ब्रजेश ठाकुर दोषी करार दिया जाता है तो इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इस केस की रोजाना ट्रायल 3 अप्रैल से शुरू होगी और इस दिन गवाहों के बयान भी दर्ज होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट के विशेष पॉक्सो अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही हीनस क्राइम है और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए। रेप के चार्जेज हैं, अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेज हैं, पोस्को के चार्जेज हैं और कुछ फीमेल इसमें अक्यूज वगैरह हैं, उनके ऊपर अबेटमेंट के चार्जेज हैं। तो कोई भी दोषी अगर हैं इस केस में बचने वाले नहीं हैं। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया गया है तो उसमें 302 का जो पीरियड किया गया है, तो 302 में ऐसा कोई विक्टिम जिसकी मृत्यु हो गई हो, जिसके बारे में ऐसा साक्ष्य आया हो कि उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक नहीं आ पाया है। आगे अगर ऐसा साक्ष्य आता है तो आगे जो कार्रवाई होनी होगी सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। एग्जाम से रिकॉर्ड 44 दिन के भीतर रिजल्ट जारी कर बिहार बोर्ड ने मिसाल पेश की है। बोर्ड ने इस बार साइंस, कला और वाणिज्य तीनों संकायों के रिजल्ट एक साथ जारी किए हैं। इस बार 79.76% छात्रों ने सफलता हासिल की है। विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर 2 विद्यार्थी रहे हैं, जिसमें पहला नाम है सुश्री रोहिणी प्रकाश और प्रथम स्थान पर दूसरे विद्यार्थी रहे हैं श्री पवन कुमार।
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इंटर परीक्षा में सफल छात्रों के नाम का ऐलान किया। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने इस साल रिजल्ट जारी करने के मामले में देश के सभी बोर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। इस बार बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के तीनों संकायों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। पिछली बार से इस बार नतीजे बेहतर हुए। इस बार 79.76% परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 13,15,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था। इसमें 79.6% पास हुए। आर्ट्स में कुल 77.53%, कॉमर्स में 93.02% और साइंस में 81.20% छात्रों ने सफलता पाई। पहली बार देश में किसी भी राज्य के स्टेट बोर्ड में इंटर परीक्षा में प्री प्रिंटेड लिथोकोड और बारकोड के साथ सभी विद्यार्थियों की कॉपियां और ओएमआर शीट्स सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई। रिजल्ट जारी करने से पहले उसका काफी संजीदगी से पुनर्मूल्यांकन किया गया। खास तौर पर टॉपर्स की लिस्ट की अच्छी तरह जांच की गई। इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में रोहिणी प्रकाश और पवन कुमार टॉपर बने। दोनों छात्रों को कुल 473 अंक मिले, जबकि कला संकाय में रोहिणी रानी 463 अंक यानी 92.6% अंकों के साथ टॉपर रही। कॉमर्स संकाय में पहले नंबर पर सत्यम कुमार ने कब्जा जमाया है और टॉपर बने। उन्हें कुल 472 नंबर मिले। बिना कोई गेस्ट पेपर, बिना कोई गाइडलाइन के जो भी था स्कूल की टीचर्स और एनसीईआरटी की पुस्तक और अभिभावक की मदद से ही था। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बस टीचर्स, सिस्टर और माता पिता के आशीर्वाद से ही है। इस बार इंटर की परीक्षा 16 फरवरी को खत्म हो गई थी, जिसके बाद 2 मार्च तक छात्रों की कॉपियां चेक कर ली गई थी। फिर परिणाम देश में सबसे पहले जारी कर बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड कायम कर लिया। पटना से प्रीतम कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अरवल के करपी प्रखंड के उज्जैन पट्टी गांव के रहने वाले पवन कुमार ने साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है। पवन ने 473 अंकों के साथ सूबे में पहला स्थान हासिल किया और जिले का नाम रोशन कर दिया। पवन की इस कामयाबी से न सिर्फ उसके घर वाले बल्कि पूरे जिले में खुशी का माहौल है। पवन को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। और किस तरह से पढ़ाई की हो, कैसे कैसे, मैंने घर पे ही रह के या कहीं बाहर? मैं जहानाबाद में रहकर पढ़ाई किया हूँ। रूम लिए थे वहाँ। नहीं है। मैडम इसे भी देश की सेवा करना। क्या नक्सल प्रभावित जगह में पढ़ाई कहीं बाधा तो नहीं इस तरह से? नक्सल नहीं सर, बाधा नहीं रही कहीं नहीं। आगे की क्या तैयारी करोगे? आगे एनडीए पास कर कर्नल बना चाहते हैं। शेखपुरा के बरबीघा के सत्यम कुमार ने कॉमर्स स्ट्रीम में स्टेट टॉप किया है। सत्यम ने 472 अंक हासिल कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया। रिजल्ट घोषित होते ही सत्यम के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सत्यम के घर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। पढ़ाई के लिए सत्यम बचपन से ही माता पिता से दूर रहे हैं और मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। सत्यम की इस कामयाबी से परिवार वालों को उन पर गर्व है। हासिल करना चाहता है, मैं भी चाहता था और मैं हासिल किया, बहुत खुशी हुई है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि कॉमर्स भी एक फील्ड है जिसका क्रेज अभी बिहार में नहीं है, ये होना चाहिए। इंटरमीडिएट रिजल्ट में कॉमर्स स्ट्रीम से सोनू कुमार ने 470 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया है। सोनू की कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है। उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मैंने पहले जो बिहार बोर्ड की वेबसाइट से मैंने उसे खोलने की कोशिश की पर आया नहीं। पर मेरे फ्रेंड ने एक बताया कि आप जो हैं बिहार में और कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आपने वहाँ से टॉप किया है, अपने सब सेकंड नंबर पे हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने स्क्रीनशॉट खींच के मेरे व्हाट्सएप किए मुझे और मैंने देखा। उसके बाद मुझे पता चला। तुरंत उसके बाद यहाँ से मुझे कॉल भी आया कि आप आएँ कॉलेज, आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो तब ऐसे मुझे पता चला। इंटरमीडिएट के नतीजों में कॉमर्स सब्जेक्ट में पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स का बोलबाला नजर आया। टॉप 5 में इस कॉलेज के 3 छात्र छात्राएं शामिल हैं। स्वाति भी इन्हीं में से एक हैं। स्वाति ने कॉमर्स स्ट्रीम में राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है। स्वाति कुमारी ने रिजल्ट पर खुशी जताई है। स्वाति का सपना है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने।
सही बताएं तो हमको हम मोबाइल पे ट्राई ही कर रहे थे कि हमको पता चले कि मेरा रिजल्ट क्या है। उतने में प्रिंसिपल सर फोन किए कि आपको बुलाया गया है, तो हम यहाँ आए और हम यहाँ आके हमको पता चला कि मेरा 5th रैंक आया है। क्या आगे करना चाहती हैं आप? मेरा एम है CA बनना, और अगर CA बनने के दौरान बीच में अगर मैं बैंक मैनेजर बनते हैं तो हम वो भी करेंगे। और इस बुलेटिन में